बैक टू गूगल केमिस्ट्री विद वेरी वेरी गुड इवनिंग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोल्यूशन चैप्टर में एबनॉर्मल मोलर मास। उसके बाद का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वांटा फैक्टर। स्टूडेंट्स, वांटा फैक्टर ना केवल कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी है बल्कि बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। अभी रिसेंटली जो आपका मॉडल पेपर आया था प्रीवियस ईयर का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बने थे। तो वांटा फैक्टर को हम समझेंगे, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसकी बात करेंगे। और इसी सेशन में एक बहुत छोटा टॉपिक जो कि हमारा स्किप हुआ था, स्किप क्या हुआ था मैंने जानबूझ के छोड़ा था, जिसका नाम था आइसोटोनिक हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है सेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वांटा फैक्टर। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी डिफिनीशन, जिससे टाइम बचे और बेहतर क्वालिटी आप तक पहुँच पाए। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो लिखा है भैया, इट इज़ यूज्ड टू ओवरकम डिफिकल्टीज इन डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट व्हिच अंडरगोस डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन इन सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये वहाँ पे यूज़ होता है, जैसे हम लोग जब एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ते थे तो हमने पढ़ा कि एबनॉर्मल मोलर मास इज अराइजेस ड्यू टू टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल एंड सेकंड इज एसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। अब ये जो दोनों कंडीशंस है, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, ये समस्या आई कि भाई डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद जो मॉलिक्यूलर मास में जो इन जनरलाइजेशन आया, जो एबनॉर्मलिटीज आई, इसको हम कैसे पता करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास कितना है। क्योंकि डिसोसिएशन होने पे मॉलिक्यूलर मास हमारा घट जाता था, एसोसिएशन होने पे मॉलिक्यूलर मास हमारा बढ़ जाता था। ऐसे में ये जो मॉलिक्यूलर मास का डिटर्मिनेशन हो रहा है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही थी। ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम मॉलिक्यूलर मास का जो डिटर्मिनेशन करते थे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये हमारा वांटा फैक्टर आया। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। It is used to overcome difficulties in determining the molecular mass of solute which undergoes dissociation and association in the solution। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि इसका क्यों आना तय हुआ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसका आना क्यों तय हुआ, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एक्चुअल में है क्या। तो प्यारे बच्चों, वांटाफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फैक्टर दिया जिसको आई से डिनोट किया। इसी फैक्टर को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं वांटाफ फैक्टर। तो चलिए थोड़ा सा लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं वांटाफ प्रपोज ए फैक्टर। क्या लिखते हैं भाई, वांटाफ, यहाँ पे लिखते हैं वांटाफ चाचा ने एक वांटाफ प्रपोज्ड ए फैक्टर, प्रपोज्ड ए फैक्टर आई, है ना। इन्होंने एक फैक्टर दिया बेटा जिसका नाम था आई, व्हिच इज कॉल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हिच इज कॉल्ड वांटा फैक्टर। जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं जनाब, जिनको हम लोग जानते हैं वांटाफ के फैक्टर के नाम से। तो वांटाफ फैक्टर, ओके सर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना बेहद लाजमी है कि ये वांटा फैक्टर एक्चुअल में क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, वांटा फैक्टर जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, जैसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करते थे। अब नॉर्मल मोलर मास में हमने पढ़ा, एक होता था नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एक होता था ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास। तो इन दोनों के रेशियो को ही प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वांटा फैक्टर। आप बोलोगे सर इसकी एक्चुअल डिफिनीशन हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो आइए ले चलता हूँ इसकी एक्चुअल डिफिनीशन पे, जहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर हम बात करें इसके फार्मूले की, तो पहले हम फार्मूला लिखते हैं तब डिफिनीशन लिखते हैं। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटेड, क्या लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि आपको पता है कि एक तो हम लोग नॉर्मल निकाल लेते थे और दूसरी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे जो एक्सपेरिमेंटेड, जो ऑब्जर्व्ड हमारी मॉलिक्यूलर मास था, नंबर ऑफ मोल था, वो निकालते थे। एबनॉर्मल मोलर मास यही तो होता था कि भाई नॉर्मल मोलर मास से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पे जो मोलर मास निकाला गया, उसमें जो डिफरेंशिएशन आता था, उसमें जो एबनॉर्मलिटीज आती थी, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। यू आर नॉट वेरी वेल अबाउट दिस, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। अभी हम क्या बोल रहे हैं भाई, वांटा फैक्टर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये रेशियो होता है बेटा किसके किसके बीच का, एक्सपेरिमेंटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो भैया जो एक्सपेरिमेंटेड है और दूसरी वो जो नॉर्मल है। यानी ये फार्मूले के बेस पर है और ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो रेशियो है प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं वांटा फैक्टर। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया भाई कि वांटा फैक्टर क्या है,
तो आप ये डायग्राम आराम से ये फार्मूला आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है कि वांटा फैक्टर क्या है बेटा? वांटा फैक्टर मैंने बता दिया क्या है। वांटा फैक्टर रेशियो है किसके बीच का? एक्सपेरिमेंटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटेड कब होता है आपको पता है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में कब एबनॉर्मलिटीज आती थी? जब या तो एसोसिएशन होता था या तो डिसोसिएशन होता था। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसकी डिफिनीशन क्या है? तो आइए भैया, इसकी डिफिनीशन है, मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ। इसकी डिफिनीशन है वांटा फैक्टर, देखिएगा, वांट्स फैक्टर इज रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड, है ना, ऑब्जर्व्ड मतलब एक्सपेरिमेंटेड, ऑब्जर्व्ड ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, एक्सपेरिमेंटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल को क्या कहेंगे? केमिकल फार्मूले के अकॉर्डिंग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जब हम बात करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की, तो हमने एबनॉर्मल मोलर मास में दो तरह से पढ़ा है, एक तो नॉर्मल होती है बेटा और एक एक्सपेरिमेंटेड होती है। ठीक है, जो डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद अपना चेंज कर लेती है, एबनॉर्मलिटी शो करती है। तो वांटा फैक्टर एक रेशियो है किसके किसके बीच का जनाब? एक्सपेरिमेंटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि वांटा फैक्टर को हम कैसे लिखेंगे। लेकिन ये सेशन तब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और ज़्यादा आपको समझ में आएगा जब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपके सामने लाएंगे। तो चलिए एक बेहद खूबसूरत सा एग्जाम्पल लेते हैं और तब ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लेरिफाई होंगी। मान लीजिए हमारे पास है AlCl3। अब इसको तो सभी जानते हैं, बिल्कुल सर सभी जानते हैं। AlCl3 यहाँ पे कितने मोल है बेटा? ये है 1 मोल। ये कितना है भाई? 1 मोल है। अब हमने इसको डाल दिया सोल्यूशन में। किस में डाला बेटा? इसको हमने डाल दिया सोल्यूशन में। जब हमने इस पर सोल्यूशन में डाला तो ये टूटा Al3 प्लस और ये टूटा 3Cl माइनस आयन। ये तो सबको पता है, बेसिक से बच्चों वाली बात है। ठीक है, अब अगर हम नंबर ऑफ मोल को फोकस करें तो जनाब यहाँ पे ये 1 मोल है। ठीक है, और ये हमारा 3 मोल है। तो ज़रा प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1 मोल था और यहाँ पे 1 मोल और 3 मोल, यहाँ पे टोटल कितना आ गया? यहाँ पे सर आ गया 4 मोल। और क्योंकि आप सभी जानते हो, क्या जानते हो कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ सर बिल्कुल जानते हैं आप क्या लिखना चाह रहे हो, हम सभी जानते हैं बेटा कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो भैया हम ये भी तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, कि यहाँ पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कम थी, यहाँ पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 4 गुना बढ़ गई। देखिए यहाँ 1 मोल था, जब हमने इसको सोल्यूशन में डाला यहाँ पे 4 मोल हो गया। अब ऐसे में अगर हम किसी भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लगाएं, जैसा कि आप सभी को पता है कि बेसिकली 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमारी होती हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की ही बात करें कि अगर यहाँ जो हमारा डेल्टा TF है ये 0 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे या हम ऐसे कहें 0 डिग्री नहीं लेंगे, यहाँ पे अगर हम कहें 2 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा TF की जो वैल्यू आएगी वो बेटा 8 डिग्री सेल्सियस आएगी, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ 4 गुना बढ़ गई। तो कहने का मतलब है कि ये नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, इनके बीच का जो रेशियो है उसी को हम बोलते हैं वांटा फैक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं I से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये प्रूव किया कि कैसे नॉर्मल हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगी, कैसे एक्सपेरिमेंटल होगी, और उनके बीच के रेशियो को ही जनाब हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे I। तो यहाँ पे अगर हम I इज इक्वल टू निकालें तो फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला वही है एक्सपेरिमेंटल CP मतलब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बेटा? यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल CP यानी नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब एक्सपेरिमेंटल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मान लो अगर 4 है, नंबर ऑफ मोल के रेफरेंस में बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे 4। नॉर्मल हमारी कितनी है? 1 थी भाई, 1। वैल्यू कितनी आई? 4। तो I की वैल्यू कितनी आई बेटा? I की वैल्यू आई 4। तो वांटा फैक्टर की वैल्यू कितनी आई जनाब? वांटा फैक्टर की वैल्यू आई 4। तो बेहद आसानी तरीके से हम इसको कर सकते हैं।
चलिए इसी तरह कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो आपके दिमाग में सीधा अटैक करेगा और ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से एग्जांपल पे ही समझ पाओगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। अब देखो एक बात आपको पता है कि मैंने आपसे अभी अभी कहा कि बेटा ये कहाँ के लिए अप्लाई होती है। भाई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वहीं चेंज होती है या तो डिसोसिएशन हो या तो एसोसिएशन हो। भाई अब नॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट हमने यही पढ़ा था, ठीक है सर। तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं वांठा फैक्टर। हम यहाँ पे लिखते हैं जनाब, हम लिखते हैं वांठा फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, वांठा फैक्टर फॉर एसोसिएशन, या छोड़ो पहले हम डिसोसिएशन पढ़ लेते हैं। वांठा फैक्टर फॉर डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, यानी कि अब हम उन मॉलिक्यूल्स के लिए वांठा फैक्टर निकालेंगे जहां पे डिसोसिएशन हो रहा है, बिकॉज यू ऑल ऑफ नो वेरी वेल देयर आर टू कॉजेज फॉर एबनॉर्मलिटीज ऑफ द मोलर मास। फर्स्ट इज कॉल्ड डिसोसिएशन and second is called association. Now we are going to discuss about dissociation, ठीक है। तो चलिए भैया हमारे पास मान लीजिए एक बेहद खूबसूरत सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल ही हम लोग लेंगे जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया AlCl3 के केस में, हम वो जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आई थी बेटा वो हम किसी भी आधार पे निकालेंगे तो सब में सेम वैल्यू आएगी। एक मिनट मैं पीछे ले चलूँगा। जैसे हमने कहा ना आई की वैल्यू 4 है, अगर मैं यहीं पे एक पेज ऐड करूँ और आई की वैल्यू हम दूसरे रेफरेंस में निकालें, मॉलिक्यूलर मास के रेफरेंस में निकालें, तो दिखाते हैं कैसे वांठा फैक्टर सेम आएगा। देखिए हमारे पास क्या था, AlCl3 था, ठीक है सर। हमने इसको सोल्यूशन में डाला, ये हमारा टूटा Al3 प्लस और टूटा 3Cl माइनस में। यहाँ तक सबको क्लियर है? 2 मिनट के लिए मैं वहाँ से यहाँ आ गया। अब भैया यहाँ पे हमने बात की तो आपने कहा सर ये 1 मोल है, ठीक है बेटा। आपने कहा सर ये 1 मोल है, बिल्कुल। आपने कहा सर ये 3 मोल है, मैंने कहा बिल्कुल सही। आपने कहा सर ये 4 मोल है, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ मोल के बेसिस पे तो 4 और 1 हो गया। अगर हम प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर मास की बात करें, किसकी बात करें, मॉलिक्यूलर मास की, तो आपको एक चीज़ बता दूं कि मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने पढ़ा है कि Cp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बेटा मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये चीज़ें हमने पहले ही पढ़ रखी हैं, ठीक है। अब यहाँ 1 मोल है, एल्युमिनियम का कितना होता है भाई, एल्युमिनियम का होता है 27, ठीक है। क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 3, क्योंकि 3 है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 133.5, ऐसे ही समथिंग, ऐसे ही आसपास आएगी, ठीक है। वहीं पर बात करें यहाँ कितने हैं, 4 मोल हैं, तो 1 मोल की वैल्यू इतनी आई। अब है तो AlCl3 ही, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 133.5/4। क्यों बेटा, क्योंकि 4 मोल है और हमको 1 मोल के लिए निकालना है, ठीक है। तो अब जब हम इसको कट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 33.5, ऐसे ही अप्रॉक्सीमेट आएगी, रट के नहीं करना है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास था वो था 133.5, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 33.5, बिकॉज यू ऑल ऑफ नो वेरी वेल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा यहाँ पे देखो ये हो क्या रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, डिसोसिएशन। क्या पढ़ रहे थे, डिसोसिएशन ही हो रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आएगी, अब यहाँ पे आई की वैल्यू उल्टी आ जाएगी भाई, एक्सपेरिमेंटल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर कौन सी रहेगी, नॉर्मल आएगी। तो नॉर्मल आई 133.5, एक्सपेरिमेंटल आई 33.5, इनको जब काटोगे तो बेटा आई की वैल्यू फिर आएगी 4। दैट मीन्स इट इज प्रूव दैट कि किसी भी केस में किसी भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का आप क्वांटम फैक्टर पे अप्लाई कर दीजिए, इट इज 100% श्योर दैट कि जो वैल्यू आएगी वो आपकी सेम आएगी। तो अगर हमसे फिर से कोई पूछे जनाब क्वांटम फैक्टर क्या है, तो हम बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं कि रेशियो बिटवीन एक्सपेरिमेंटल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटम फैक्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अनदर एग्जांपल।
जिनको हम यूज़ कर सकते हैं बेटा और आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग किसका केस पढ़ रहे थे भाई? हम लोग पढ़ रहे थे डिसोसिएशन का। तो चलिए हम बात करते हैं। हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं NaCl का, जो कि जग जाहिर है बहुत बार आप पढ़ चुके हो। और जब NaCl को प्यारे बच्चों हम लोग डालते हैं किसी सोल्यूशन में तो ये टूटता है Na+ में, ये टूटता है Cl- में। ठीक है सर, मेरी बात को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। यहाँ पे कितने मोल है बेटा? यहाँ पे है 1 मोल। कितने मोल है जनाब? 1 मोल। यहाँ पे ये कितना है सर? ये है 1 मोल। ठीक है भाई, ये कितना है? ये भी है सर 1 मोल। ठीक है भैया, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। अब ये टोटल मिला के कितना हो गया? ये हो गया 2 मोल। ठीक है, अब अगर हम वांटा फैक्टर यहाँ निकालें केवल नंबर ऑफ मोल के रेफरेंस में, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो भैया नंबर ऑफ मोल के रेफरेंस में निकालेंगे तो यहाँ एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है। यानी ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल, एक्सपेरिमेंटेड नंबर ऑफ मोल, या कहें एक्सपेरिमेंटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये क्या है बेटा? ये है नॉर्मल। एक्सपेरिमेंटेड की वैल्यू 2 है, नॉर्मल की 1 है, आई की वैल्यू आएगी 2। तो हम एक चीज तो यहां देख पा रहे हैं कि जो आई की वैल्यू है बेटा वो डिसोसिएशन के केस में कहीं ना कहीं बढ़ रही है। आई की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में बढ़ रही है, यानी 1 नहीं आ रही है, या तो 2 आ रही है या तो 4 आ रही है। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ता है तो यूएल ऑफ नो वेरिएबल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी बढ़ती है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सर, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए भाई, बिल्कुल ना हो तो ही बेहतर है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों किसकी? अब हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो पाए। अच्छा, अगर हम बात करें चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की? चारों की। एक बार मैं यहाँ से कुछ फार्मूला लिखना चाहूँगा चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो पहले तो आपकी जुबान पे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम रटा होना चाहिए। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है बेटा लोअरिंग, है ना, इन वेपर प्रेशर। पहला क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसके लिए हम लोग क्या फार्मूला रखते हैं? हम लोग रखते थे प्यारे बच्चों, अगर आपको याद होगा, एक सिंपल सा फार्मूला आया था। हम लोग क्या रखते थे? 1 मिनट बेटा, हम लोग रखते थे P0, यही तो था हमारा फार्मूला। 1 मिनट में कंफर्म कर लूँ। हाँ, P0A माइनस P0B अपान P0B, ये हमारा फार्मूला था। सॉरी, नॉट P0B। यहाँ पे कितना था? 1 मिनट बेटा, मुझे एक बार कंफर्म करने दीजिए। ये फार्मूला हमारा रिलेटिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में आया था। ये फार्मूला अगर नहीं भी याद है तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। P0A माइनस P0B अपान P0A, ये हमारा फार्मूला था। किसके लिए था बेटा? यहाँ पे अगर हम बात करें किसके लिए था, तो ये हमारा था किसके लिए? मोल फ्रैक्शन B के लिए, XB के लिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी वो क्या थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा TB। क्या थी बेटा? डेल्टा TB, यही थी ना? हाँ, इसका फार्मूला क्या होता था? इज इक्वल टू KBM होता था। KB क्या था? मोलर कांस्टेंट ऑफ एलिवेशन था। बिल्कुल सर, याद है। तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा फार्मूला जो हमारा आया था वो था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल्टा TF इज इक्वल टू, यहाँ पे था KF और यहाँ पे था M। ये KF क्या है? ये है मोलर कांस्टेंट फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये भी हमको क्लियर है। और लास्ट क्या था बेटा? लास्ट था पाई इज इक्वल टू CRT। कुछ नहीं करना, इन सारे फार्मूले में बस I से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे लगा देना है I, यहाँ पे I, यहाँ पे I, और बेटा यहाँ पे आई है। और यही हमारा 4 फार्मूला है क्वांटा फैक्टर के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमको नहीं समझ में आया कि ये कैसे आया, क्यों आया, तो बिल्कुल भी आप मत घबराइए। बहुत सिंपली हम इसको समझाएंगे कि क्या ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें नहीं थी। ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको समझाई कि कैसे वांटा फैक्टर, आप देखिए हमने डिटरमाइन किया, कैसे सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे रखा तो वांटा फैक्टर सिमिलर आई। अब हम चल रहे हैं पढ़ने कि वांटा फैक्टर की वैल्यू के आधार पे कैसे पता करेंगे कि कहाँ डिसोसिएशन। बेटा अगर आई की वैल्यू 1 आई,
मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा हूँ। अगर आई की वैल्यू 1 आई तो ना तो डिसोसिएशन होगा, अभी मैं प्रूव करूंगा, ना तो डिसोसिएशन होगा ना तो एसोसिएशन होगा। ठीक है सर। अगर पाई की वैल्यू 1 आई तो नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन। क्यों भैया? क्योंकि 1 तभी आएगी व्हेन, कब आएगी बेटा? व्हेन एक्सपेरिमेंटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हेन एक्सपेरिमेंटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हेन एक्सपेरिमेंटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इक्वल होगी किसके? नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मलिटीज नहीं शो करती, तो फिर ऐसे केसेस में क्या ही प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है भाई? हमारा फार्मूला है I इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटेड CP और नॉर्मल CP। क्या है? नॉर्मल CP। ये बराबर होगा तभी तो वैल्यू 1 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर I की वैल्यू 1 है दैट मीन्स देयर आर नो एनी डिसोसिएशन एंड नो एनी एसोसिएशन। तो अगर कहीं I इज इक्वल टू 1 लिखा है तो ये समझ जाना कि ना तो डिसोसिएशन है ना तो एसोसिएशन है। अब हम बात करते हैं कि I की वैल्यू और कितनी कितनी हो सकती है और किस केस में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं डिसोसिएशन की। वो एक एग्जांपल जो लिया था वो बढ़िया था, लेकिन अब और ज़्यादा हम इसको इलिबरेट करेंगे। तो डिसोसिएशन जब भी याद रखना, अगर ये 100% है, अगर ये 100%, अब 100% क्या है बेटा? डिसोसिएशन 100% भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है और भी कम हो जाए। ठीक है, मैं पानी पी लूँ, थोड़ा गला मेरा सूख रहा है। चलिए, अब डिसोसिएशन का मतलब एक मॉलिक्यूल टूट जाए। हम डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, देखो भाई, मान लो हमारे पास है NaCl, हमने कहा जनाब इसको तोड़िए, तो ये टूटा Na प्लस में और Cl माइनस में। कब ये टूटा? जब इसको डाल दिए सोल्यूशन में। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे था भैया ये 1 मोल। यहाँ पे कितना है? 1 मोल। यहाँ पे कितना है? 1 मोल। अब 1 मोल जोड़ देंगे तो कितना हो गया? ये हो गया सर 2 मोल। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? ये फार्मूले से निकली, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल CP है। ये कौन सी है? ये एक्सपेरिमेंटेड है, ये एक्सपेरिमेंटेड CP है। फार्मूला क्या है जनाब आई का? आई का फार्मूला है एक्सपेरिमेंटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आई? अगर नंबर ऑफ मोल के रेफरेंस में रखें 2 आई। नॉर्मल कितनी आई? 1 आई। इनको काटेंगे, वैल्यू कितनी आई? 2 आई। तो आई की वैल्यू बेटा 2 आई। यानी डिसोसिएशन के केस में तुमको बता दूं कि आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए बेटा कि आई की वैल्यू इन द केस ऑफ डिसोसिएशन ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। इसी तरह हम कुछ एग्जांपल और लेकर इस बात को प्रूव कर सकते हैं। आप सोचोगे कि सर मैं एग्जाम में क्या लिखूंगा, तो एग्जाम में क्वांटम फैक्टर एक्सप्लेन करने को आएगा, तो फार्मूला लिखना, कुछ एग्जांपल लिखना, आगे बढ़ जाना। मैंने सारी चीज़ें इसलिए इंक्लूड करा दी कि आपकी बुद्धिमानी थोड़ा सा और बढ़ जाए, बाकी कोई उद्देश्य नहीं था। इसी तरह मैं एक दूसरा एग्जाम्पल अगर लूँ, किसका ले लूँ? BaCl2 का ले लूँ, बेरियम क्लोराइड का। तो बेटा ये किसमें टूटेगा? ये टूटेगा Ba2+ और ये टूटेगा 2Cl- आयन। और अगर हम इसी के रेफरेंस में बात करें तो देखिए भैया ये हमारा कितना है? ये हमारा 1 मोल है। ये हमारा कितना है? ये भी हमारा 1 मोल है। ठीक है, ये देखिए ये 2 मोल है। तो जब ये टूटा तो बेटा डिसोसिएशन होने के बाद ये कितना मोल हो गया? 3 मोल हो गया। ये 1 मोल है। ये कौन सी वैल्यू है बेटा? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल CP है। ठीक है भाई, ये कौन सी वैल्यू है? ये हो गई एक्सपेरिमेंटल CP, यानी एक्सपेरिमेंटल। तभी तो डालने के बाद ये हुआ ना डिसोसिएशन। जब भाई हमने इसको क्या किया? जब हमने इसको सोल्यूशन में डाल दिया, डिसोसिएशन हो रहा है। अब फार्मूला तुमको बचपन से पता है। फार्मूला क्या है सर? I इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटेड CP अपॉन नॉर्मल CP। क्या है बेटा? नॉर्मल CP। अब एक्सपेरिमेंटेड CP की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है? 2 है। देखिए सॉरी 3 है। नॉर्मल की 1 है, टोटल वैल्यू आई 3। यानी ये 100% श्योर डेट है बेटा कि जो आई की वैल्यू आएगी अगर डिसोसिएशन का केस है तो कितनी आएगी? मोर देन 1 आएगी, मोर देन 1 आएगी। अगर बेटा 1 आई इसका मतलब ना तो डिसोसिएशन है ना तो एसोसिएशन है। ये बात एकदम आपको क्लियर करनी पड़ेगी। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं
और वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि तुमको चीज़ें बहुत आसानी से समझा ही दें। जब हम और एग्जांपल लेते हैं, किसका केस लेते हैं, अब हम लेते हैं एसोसिएशन का केस और देखते हैं यहाँ आई की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बेटा एसोसिएशन का मतलब जहाँ डाइमराइजेशन हो। मान लीजिए हमारे पास है एसिटिक एसिड, क्या है CH3COOH, इसका हमने कराया क्या, इसको हमने डाल दिया सोल्यूशन में। यहाँ कितना था, ये 2 मोल था। यहाँ ये जाके क्या बना लिया, CH3COOH, ये डाइमर बना लिया। क्या बना लिया बेटा, ये बना लिया डाइमर। डाइमराइजेशन क्यों हुआ, ये थोड़ा इस पे भी हम बात कर लें, नहीं तो तुम कहोगे सर ऐसे कैसे हवा में। बेटा अगर हम CH3COOH को थोड़ा तमीज़ से लिखें तो ये कुछ ऐसे है, ये देखिए। रुको, इसी चीज़ को मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। CH3COOOH। ठीक उसी प्रकार यहाँ से हम लिखते हैं CH3COOOH। तो बेटा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ये देखो, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर इनके बीच में, और ये बन जाता है जनाब डाइमर। क्या बन जाता है, डाइमर। तो डाइमर जब हो गया तो ये एक ही मॉलिक्यूल है। ठीक, तो यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ मोल कितने हैं, रुको दिखाता हूँ तुमको। यहाँ पे प्यारे बच्चों कितने हैं, नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल 2, क्योंकि यहाँ 2 मोल है, और यहाँ पे कितना हो गया, 1। तो यहाँ कितने मोल हो गए बेटा, 1। अब अगर हम बात करें यहाँ से ये कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो भैया ये फार्मूले के बेस पे थी, ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है बेटा, ये जो आएगी ये एक्सपेरिमेंटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम फार्मूले पर रखें तो I इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपान नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा एक्सपेरिमेंटेड कितनी है, 1 है, नॉर्मल कितनी है, 2 है, वैल्यू आएगी 0.5। एक बात यहाँ से क्लियर कर दूं कि जब जब इस धरती पे एसोसिएशन होगा I की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। क्लियर है, तो 3 यहाँ से हमने रिजल्ट पाए। I की वैल्यू 1 के बराबर होगी, I की वैल्यू 1 से कम होगी, I की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, और इन तीनों में सॉरी मेरे गला बार बार खराब हो रहा है, मैं पानी पी ले रहा हूँ। बेटा इन तीनों में तुमको जो सबसे कॉमन चीज़ है मैं दिखाना चाहता हूँ, वो ये रिजल्ट आया कि अगर ध्यान देना I इज इक्वल टू 1 एक केस, I इज ग्रेटर देन 1 दूसरा केस, I इज लोअर देन 1 तीसरा केस। बेटा ये 3 फैक्टर हमारे सामने निकल के आते हैं। आइए इन तीनों फैक्टर से क्या हमको पता चला उनकी हम बात करते हैं। बेटा अगर I इज इक्वल टू 1 तो ये कह रहा है जनाब ना तो डिसोसिएशन हुआ, ना तो यहाँ डिसोसिएशन हुआ, ना तो एसोसिएशन, ना ही डिसोसिएशन बेटा ना ही एसोसिएशन। ठीक है, अगर I की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ। क्या हुआ बेटा, डिसोसिएशन हुआ। अगर I की वैल्यू कम है इसका मतलब एसोसिएशन हुआ। किससे कम है, 1 से। मैंने आपको हर कंडीशन बहुत अच्छे से समझा दी। और बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ क्वेश्चन में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है, जेई नीट में, हर एग्जाम में। इनफैक्ट आप CUET भी दोगे वहाँ भी ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये था हमारा वांट ऑफ फैक्टर, जहाँ पे हमने देखा केमिकल फार्मूला ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, हमने समझा वो सारे एग्जाम्पल जो आपके लिए ज़रूरी थे, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि सर वांट ऑफ फैक्टर की आवश्यकता क्या पड़ी। तो चलिए जनाब इसी में हेडिंग एक लगा लेते हैं। क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन, है ना। इसका क्या एप्लीकेशन था, तो सीधी सी बात है भैया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, ये कभी पूछेगा नहीं बेटा, लेकिन हमारी आदत है कि हम कुछ छोड़ते नहीं हैं, इसलिए हम डिस्कस इसका कर दें। NCERT से थोड़ा उठ के पढ़ाते हैं, बातें भले NCERT की रहती हैं पर बातें उससे ऊपर जाती हैं, क्योंकि एक टीचर का कर्तव्य है कि NCERT को वो डिकोड करे, ना कि कॉपी करा दे। ठीक है, तो चलिए भैया, तो जब भी हमको कैलकुलेशन करना हो, है ना, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब भी हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कैलकुलेशन करना हो तो भी ये यूज करेंगे। जब हमको कैलकुलेशन करना हो किसका, डिग्री ऑफ
एसोसिएशन में, कैलकुलेशन करने में डिग्री ऑफ एसोसिएशन में। बहुत आसानी से हमने चीज़ों को समझा, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी, एग्जाम्पल समझा दिया। अब एक छोटा सा टॉपिक इस पूरे चैप्टर में बचा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कितने टाइप के सोल्यूशन होते हैं। तो चलिए हम एक सुंदर सी हेडिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं जनाब कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा हमारी हेडिंग क्या होगी? टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कंपटीशन में भी, बोर्ड एग्जाम में भी। तो 3 टाइप के बेसिकली होते हैं बेटा। उन तीनों टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हमारा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है भैया? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा हमारा होता है प्यारे बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो तीसरा हमारा है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है बेटा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये छोटे छोटे हमारे पॉइंट हैं। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लेट अस सी, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे भाई? आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की सबसे खास बात क्या है? शब्दों पे फोकस करिए जनाब, केमिस्ट्री सब कुछ बयां कर देगी। आइसो का मतलब होता है सेम, टोनिक का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर, बस इतना जानिए, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 सॉल्यूशन है, मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन हमारे पास ये है, ठीक है, और एक सॉल्यूशन हमारे पास मान लीजिए ये है, ठीक है। ये 2 हमारे पास सॉल्यूशन है। ये हमारा सॉल्यूशन ए है, ये हमारा सॉल्यूशन बी है, ठीक है। हम अगर डिफरेंट टेम्परेचर की बात करें, डिफरेंट कंसंट्रेशन की बात करें तो मामला अलग होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि यहाँ पे जो इस पे ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पाई 1 है, इस पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे हम पाई 2 मान लिए। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फार्मूला क्या है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो आर कॉन्स्टेंट होता ही है। अगर हम इसके लिए निकालें तो हम लिखेंगे पाई 1 इज इक्वल टू C1 R T1, ठीक है। अगर हम पाई 2 के लिए निकालें तो हम लिखेंगे पाई 2 इज इक्वल टू C2 R T2, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों हम ऐसा कहें कि हमारा इन दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी सेम है, तभी तो प्यारे बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन दोनों का सेम हो और टेम्परेचर भी सेम हो तभी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा। तो R ऑलरेडी कांस्टेंट था, C भी कांस्टेंट मान ले, T भी कांस्टेंट मान ले, तो हम क्या लिख सकते हैं कि पाई 1 इज इक्वल टू, हम क्या लिखे? C भी कांस्टेंट हो गया, R भी कांस्टेंट हो गया, T भी कांस्टेंट हो गया, और हम यहाँ पे क्या लिखे? पाई 2 इज इक्वल टू C भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट और T कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। दैट मीन्स जिस 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर सिमिलर हो, ऐसे दोनों सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि जब 2 सॉल्यूशन जो कंपेयर करें हम जिनका, उन दोनों का अगर पाई 1 पाई 2 की वैल्यू सेम आए, उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आए प्यारे बच्चों, तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब कुछ लोग घबरा गए कि ये क्या ले लिए पाई 1, अरे बेटा इसके लिए C1 ले लिए, T1 ले लिए, इसके लिए C2 T2 ले लिए, सब कांस्टेंट मान लिए, तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो है कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका सेम टेम्परेचर सेम कंसंट्रेशन पे हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर आए, उसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो इसकी लैंग्वेज तो वो भी हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से एक डेफिनेशन बना दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। इफ ऑन, ऐसे लिखते हैं, इफ सॉल्यूशन कंटेन, इफ सॉल्यूशन कंटेन सेम कंसंट्रेशन, इफ सॉल्यूशन कंटेन सेम कंसंट्रेशन एंड सेम टेम्परेचर, अगर सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है सेम कंसंट्रेशन एंड सेम टेम्परेचर एंड
its osmotic pressure also same, then this type solution is called isotonic solution। बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि अगर सेम कंसंट्रेशन और सेम टेम्परेचर पे दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम हो तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी सीधे शब्दों में π1 इज इक्वल टू π2, अगर ऐसा केस आए तो क्या होगा भाई, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आप कहोगे सर इसका एग्जांपल, बेटा अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उसमें मान लीजिए इसमें 0.9% यानी Cl हमने डाला है और इसको कंटेन करने वाला ये सॉल्यूशन है। क्या मैंने बोला, 0.9% यानी Cl इसमें घुला हुआ है। इसका क्या मतलब है 0.9%, मतलब अगर 1 ml वाटर है तो उसमें 0.9 ml हमारा क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। यानी 0.9 ml या 0.9% यानी Cl को कंटेन करने वाला सॉल्यूशन अगर है और उसमें कोई रेड ब्लड सेल्स डाली गई है, कौन सी बेटा, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जैसे हम लोग के पास RBCs है हमारी बॉडी में, ये डाली गई है, तो 0.9% यानी Cl कंटेन करने वाला सॉल्यूशन और रेड ब्लड सेल्स के बीच में एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों का कंसंट्रेशन, यहाँ अगर हम इसे मान ले π1, इसे मान ले π2, तो ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0.9% कंटेनिंग NaCl सॉल्यूशन और RBC के बीच में एक आइसोटोनिक कंडीशन जनरेट हो जाती है। ठीक है सर, इसी प्रकार हम आपको अभी दिखा भी सकते हैं कि कैसे जनरेट हो सकती है, लेकिन उसको दिखाने के पहले ये देखिए, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। यानी यहाँ पे 0.9% NaCl कंटेनिंग सॉल्यूशन है और RBCs है, दोनों आइसोटोनिक है। यानी ये एग्जांपल हम ले सकते हैं जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं, ये सारी बातें छोड़ करके दो टाइप्स और है। एक हमारा है बेटा हाइपरटोनिक, मैं कलर चेंज कर लूँ, एक हमारा है प्यारे बच्चों हाइपरटोनिक। क्या है भाई, एक है हाइपरटोनिक, आइए इसको समझते हैं। और यहीं पे हम समझते हैं हाइपोटोनिक को। क्या समझते हैं, हाइपोटोनिक। अब हाइपर का मतलब तुमको पहले से ही पता है कि ज़्यादा, और हाइपो का मतलब कम। अगर π1 ज़्यादा हो π2 से, सीधी सी बात है बेटा, तो π1 हमारा हाइपो कहलाएगा, सॉरी हाइपर कहलाएगा। ये कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का कम हो उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो बात सर हम समझ गए, बिल्कुल समझ गए कि जिसका ज़्यादा किसका कम। जैसे हम आप एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसमें पानी है, और एक ये कंटेनर है, इसमें भी हमारा पानी या कंसंट्रेशन कोई भी सॉल्यूट सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक, ये A है, ये B है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा π1, इसका है π2। मैंने कहा कि अगर π1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, क्योंकि भाई टेम्परेचर अगर हम सेम रख रहे हैं तो या तो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, या तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, दोनों में से कोई एक बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू CRT। तो चाहे C बढ़ाएं चाहे T बढ़ाएं, तो हम अगर सेम टेम्परेचर पे बात करें तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जिस भी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज़्यादा होगा। तो हम क्या लिखते हैं, π1 इज ग्रेटर देन π2। हम क्या लिखते हैं बेटा, π1 इज ग्रेटर देन π2। तो ये जो π1 है, यानी ये जो सॉल्यूशन A है ये हाइपरटोनिक होगा, ये जो सॉल्यूशन B है ये हाइपोटोनिक होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में, इफ ए सॉल्यूशन कंटेन more osmotic pressure in compared to another solution then this type solution is called hypertonic solution। अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा solution contain, है ना, solution contain more osmotic pressure than this type solution is called हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन कंटेन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन कंटेन लेस, क्या लिख सकते हैं, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर।
क्या लिखेंगे बेटा, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन दिस टाइप सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, हमको जो पढ़ना है इसके एग्जाम्पल को कि ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक कैसे एग्जाम्पल किया जाए। भाई जिसका ज़्यादा हो उसे हाइपर, ज़्यादा का मतलब हाइपर, हाइपो का मतलब कम, आइसो का मतलब सेम। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। ये देखिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। मैं आपको बताऊं हाइपरटोनिक में हम क्या लेंगे। हाइपरटोनिक में हम एग्जाम्पल ऐसे लेंगे कि जो हमने कहा था ना 0.9% NaCl वाला सोल्यूशन अगर हम लें तो वो RBCs के साथ हमारा क्या बनाता था, आइसोटोनिक, यानी कि कहीं से कहीं भी मूवमेंट वाटर का नहीं होता था। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम बात करें किसकी, हाइपर की, तो हाइपर का मतलब ज़्यादा, क्या होता है भाई, ज़्यादा होना। ठीक, तो अगर हम कहें कि हमारा जो ये NaCl का अमाउंट है ये 0.9% NaCl से ज़्यादा हो जाए, जो हम सोल्यूशन लें उसमें NaCl का जो अमाउंट है वो 0.9% से ज़्यादा हो जाए, डैट मीन्स सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे में जो हमारी RBCs हैं वहाँ से वाटर सोल्यूशन में आ जाएगा। क्या होगा, वहाँ से वाटर बेटा सोल्यूशन में आ जाएगा। ये देखिए RBCs से वाटर कहाँ चला जाएगा, सोल्यूशन में। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन सोल्यूशन का ज़्यादा होगा और लेस कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सोल्यूशन के मूवमेंट को ही हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो बेटा ध्यान देना कि जब हमारा, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना, कि अगर हम एक ऐसा सोल्यूशन लें जो 0.9% NaCl से ज़्यादा कंसंट्रेशन कंटेन करता हो, तो ऐसे में जो हमारी RBCs हैं वो वाटर को फ्लो कराएंगी कहाँ पे, सोल्यूशन की तरफ, और ये श्रिंक हो जाएंगी। ये देखिए ये पतली हो जाएंगी, सूख जाएंगे, क्योंकि पानी यहाँ से निकल के उस सोल्यूशन में चला जाएगा। तो बेटा ऐसी कंडीशन पे ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है ये, हाइपरटोनिक। बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या है कि अगर एक RBCs किसी ऐसे सोल्यूशन में रखी हो जिस सोल्यूशन में 0.9% NaCl से ज़्यादा अमाउंट का कंसंट्रेशन हो, तो ऐसे टाइप के सोल्यूशन में क्या होगा बेटा, हाइपरटोनिक होगा। और जब ये श्रिंक हो जाएगी तो इसे बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। एक मेडिकल वर्ड है जो कि यूज होता है जनरली। सेल का श्रिंक हो जाना क्या होता है बेटा, प्लाज्मोलिसिस। क्या होता है भैया, प्लाज्मोलिसिस। तो हाइपरटोनिक का ये एग्जांपल है। अब आइए डिस्कस करते हैं जनाब हाइपोटोनिक का क्या केस है। तो भैया जब हम बात करते हैं बेटा हाइपोटोनिक की, तो हाइपोटोनिक का केस ये है कि 0.9% NaCl से कम हो क्या, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन। अच्छा, जिससे क्या हो कि जो RBCs है वो आइसोटोनिक किसके साथ था, जब 0.9% NaCl लेते थे तो दोनों आइसोटोनिक थे, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा था। फिर जब हमने ज़्यादा ले लिया 0.9 से, तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, सेल्स का कम, तो सेल्स से जो पानी था वो सोल्यूशंस की तरफ जाने लगा, जिससे सेल श्रिंक हो गई, जिससे हमने हाइपरटोनिक केस दिया। अब हाइपोटोनिक में क्या है कि जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कम है और जो हमारा सेल है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, जो RBCs हैं, तो पानी जो है सोल्यूशन से RBCs की तरफ जाएगी और सेल स्वेल कर जाएगी। ये देखिए सेल स्वेल कर गई, इसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक के केस में इस बीमारी में इसमें सेल कभी कभी ब्रस्ट भी कर जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम बोलते हैं हीमोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं हीमोलिसिस। तो अगर मैं इन तीनों का समरी देना चाहूँ, आप देखिएगा आइसोटोनिक में सेल का और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम होगा। कब, जब सोल्यूशन 0.9% NaCl कंटेन करे। अगर 0.9% NaCl से ज़्यादा कंटेन कर रहा है कंसंट्रेशन सोल्यूशन, तो सेल श्रिंक हो जाएगी, तो हमारा जो RBCs है उसके वाटर सोल्यूशन में चले जाएंगे, ऑस्मोसिस हो जाएगी। लेकिन प्यारे बच्चों अगर 0.9% से कम कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन उसमें RBCs डाल रहे हैं, तो हमारा जो वाटर है सोल्यूशन से वो चला जाएगा RBCs में और RBCs स्वेल कर जाएगी। यानी RBCs का स्वेल करना हाइपोटोनिक सोल्यूशन का एग्जांपल है, RBCs का सेम रहना आइसोटोनिक का एग्जांपल है। कब, 0.9% के रेफरेंस में हम ले रहे हैं। और RBCs का श्रिंक कर जाना हाइपरटोनिक है। कब, जब हम 0.9% से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन ले रहे हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको हमने पढ़ लिया। तो बेटा ये हमारा सोल्यूशन चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। जितने भी कॉन्सेप्ट थे बड़ी शिद्दत से एक एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए गए।
किसी भी प्रकार से कोई एक छोटा सा भी टॉपिक आपको मिस नहीं किया गया। न केवल बोर्ड एग्जाम, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेई और नीट की, तो वहां भी ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे और धमाका मचेगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उन क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते ही कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम जो क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं उसको बता देंगे कैसे ऐसे करना है, जो नहीं पढ़ा है उसको पूरा सॉल्व कराएंगे और आपका सोल्यूशन चैप्टर सोल्यूशन पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। और फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। पूरी मजबूती के साथ पढ़ते रहिए, गूगल केमिस्ट्री आपके हर उस सपने को सपोर्ट करेगा जो आपने सजाया है। तो सोल्यूशन चैप्टर कैसा लगा, आपका प्यार और सपोर्ट मिलना चाहिए। साथ ही साथ और भी बच्चों तक हमारी बात पहुंचाइए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाएँ और उनको बता पाएँ कि केमिस्ट्री बेहद आसान सब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। बेस्ट ऑफ लक।